हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे PN7 के बारे में, जिसे कि प्लैनेट अर्थ का सेकंड मून बोला जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्वाजी मून क्या होता है, इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे रियल मून से कैसे अलग है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। माई नेम इज़ सौरभ एंड थैंक्स फॉर कमिंग हेयर। क्वाजी मून्स, व्हाट इज़ क्वाजी मून्स, जिसे कि अर्ध चंद्रमा बोला जाता है, और को ऑर्बिटिंग एस्टेरॉइड्स। तो बेसिकली व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रियल मून एंड क्वाजी मून इज़ दैट रियल मून प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वेयर एज क्वाजी मून्स प्लैनेट की तरह सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यहाँ यह भी समझना ज़रूरी है कि जो पाथ ऑफ ऑर्बिट रहता है वह ऑलमोस्ट प्लैनेट वाला ही रहता है, जिससे यह अर्ध चंद्रमा दशकों तक प्लैनेट के तरफ चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं। तो आइए हम इस स्लाइड में 2025 PN7 के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। इसकी डिस्कवरी अगस्त और यह करीब करीब एक स्कूल बस के साइज के बराबर होता है, विच इज़ अराउंड 30 मीटर्स। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2025 PN7 धरती के करीब बहुत निकट उपस्थित है, और यह जो ऑर्बिट फॉलो करेगा वो ग्रे कलर में मेंशन है और अर्थ की स्काई ब्लू कलर में मेंशन है। तो ऑलमोस्ट ये 1:1 की रेशो में सन के चारों तरफ जैसी अर्थ की ऑर्बिट है, लगभग वैसी शेप में ही धरती के चारों तरफ चक्कर लगा। हम 2025 PN7 के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। यह धरती के साथ 2083 तक प्रेजेंट रहेगा, जो कि लगभग 58 ईयर्स बनते हैं। अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्वाजी मून एंड रियल मून इज दैट क्वाजी मून हैज़ नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अर्थ लाइक ग्रेविटी, टाइड्स एट्सेट्रा। जैसे कि हमें पता है कि सुनामी जैसी घटनाएं ज्वार भाटा की अपर टाइड लोअर टाइड की डिफरेंस की वजह से आती है, और जो कि हमारा चंद्रमा इसे अफेक्ट करता है। लेकिन अगर हम 2025 PN7 की बात करें तो वो यह कुछ भी नहीं कर पाएगा, यानी धरती के साथ उसका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। अगर हम डिस्कस्ड पॉइंट्स को सम अप करें तो इसे धरती का सेकंड मून कहना एक गलत टर्म होगी। ये साइज में इतने छोटे होते हैं कि टेलीस्कोप की मदद के बावजूद भी धरती से इन्हें नहीं देखा जा सकता। क्लियरली इट हेल्प्स refine our understanding of orbital mechanics, small body populations and Earth's gravitational labor। से यह हमारी ऑर्बिटल मैकेनिक्स में मदद करेगा। हमें पता है कि जैसे धरती को डेली बेसिस पे कई फॉरेन एलिमेंट्स, एलियन एलिमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जैसे ही वो धरती की तरफ आते हैं, और कैसे कुछ धरती की धुरी में प्लेस हो जाते हैं, ऑर्बिट में प्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ऑर्बिटल मैकेनिक्स का पता चलता है। उसके बाद स्मॉल बॉडी पॉपुलेशंस, हमें यह पता है कि यूनिवर्स में नंबर ऑफ एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो यह डेली बेसिस पे धरती की तरफ बढ़ते हैं। कैसे और क्यों वह धरती की धुरी में प्लेस होते हैं, वो हमें इससे बेहतरीन तरीके से पता चलेगा। तीसरा जो पॉइंट है, अर्थ्स ग्रेविटेशनल नेबरहुड, मतलब अर्थ की ग्रेविटी उन्हें कैसे प्रभावित करती है। विच प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स एज ऑफ मार्च 2025? मार्स, यूरेनस, सैटर्न। तो किस ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा है? इसका आंसर है सैटर्न। तो वाई मरकरी हैज़ नो मून? इसका आंसर सीधा यह है कि यह एक तो सूर्य के बहुत नज़दीक है, तो सूर्य की जो ग्रेविटी है वो जो एस्टेरॉइड इस मरकरी प्लैनेट के नज़दीक आएगा उसको मरकरी की ऑर्बिट में प्लेस नहीं होने देगा। तो सन की ग्रेविटी के कारण सूर्य की तरफ अट्रैक्ट होगा और उसमें क्रैश कर जाएगा। इसी की वजह से मरकरी के पास कोई चंद्रमा नहीं है। वाई वीनस हैज़ नो मून? इसका अभी तक साइंटिस्ट भी आंसर नहीं खोज पाए हैं कि वीनस का क्यों कोई मून नहीं है। इट्स अ मिस्ट्री। इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
Please comment if you like this video. Thanks for watching.